सभी बच्चों को मेरा हाय हेलो नमस्कार। हम सब पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9वीं का विज्ञान, और विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स के इस आखिरी अध्याय पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अध्याय 12, जिसका की नाम है ध्वनि। ध्वनि जिसे हम अंग्रेजी में साउंड भी बोलते हैं। तो आज साउंड अध्याय में हम लोग क्या क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे कि ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, यह कैसे ये चलती है, कैसे ये हमारे कानों तक पहुंचती है, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि को हम सुनते हैं और किन किन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। ये सब कुछ बच्चों आज हम जानेंगे आपकी ध्वनि अध्याय में, आपके साउंड चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये ध्वनि सुनिए और आगे हम फिर इसे डिस्कस करेंगे। तो ये मुझे आप लोगों को सुनाने का क्या पर्पस था? ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि देखिए कोयल जो है, कोयल बोल रही है, कोयल साउंड प्रोड्यूस कर रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम उस साउंड को सुन रहे हैं। तो आपके फोन की स्क्रीन से, आपके लैपटॉप की स्क्रीन से या रियलिटी में भी यदि ये कोयल मौजूद होती तो साउंड वहां से चलकर आ रही है, ध्वनि वहां से चलकर आ रही है और हमारे कानों तक पहुंच रही है। और अब हम जानेंगे कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है असल में। आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि ध्वनि असल में है क्या? सुन लिया हमने, जो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन उसकी असल में डेफिनेशन क्या है? कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे? कैसे उसे डिटेल्ड तरीके से किसी को बताएंगे? तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि भी तो एक प्रकार की क्या है? ध्वनि भी तो एक प्रकार की एनर्जी ही है। वो एनर्जी का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। श्रवण का संवेदन सुनकर आप परेशान ना हो कि ये सब क्या होता है। श्रवण का संवेदन यानी कि हमें सुनने में मजबूर करती है, जिसे हम सुनते हैं, जिसके कारण हम सुन सकते हैं, जो सुनने का संवेदन जो है उत्पन्न करती है। ये देखिए यहाँ से सुनते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। With your right hand, put your arm out far here, and then you'll see this is a tuning fork, and when I apply mechanical energy, you can see some of the vibrations. And then when I hit it harder, the stronger vibrations, the more the ping pong ball moves, and that is the energy being transferred from the tuning fork to the ball. And the stronger the vibrations, the louder the sound. आगे बढ़ते हैं। अब आपको खुद से ध्वनि का उत्पादन करना है। एक क्रियाकलाप, एक प्रयोग मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसमें आप खुद से साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वो तो आप बोलेंगे कि मैम वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि हम इसे करेंगे एक कंपमान स्वरित द्विभुज से, एक ट्यूनिंग फॉर्क से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम इसे? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क से वापस चलते हैं, फिर देखेंगे ये बच्चे कैसे कर रहे हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क से हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड, और वो भी किसमें? पानी में। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? कंपमान स्वनित द्विभुज से टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आप लैब में करके देख लीजिएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मिल जाएगा और इसे आप करके देखिएगा। इस टीचर ने इस बच्चे से क्या करके दिखाया? इस टीचर ने इस बच्चे से एक ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करके दिखाई है। क्या दिखाई है? एनर्जी प्रोड्यूस करके। कैसे? ट्यूनिंग फॉर्क को पहले इसने बजाया एक जगह पर, उसमें वाइब्रेशंस आ गई। वाइब्रेशंस आ गई तो जब बॉल से वो टकराई तो उन वाइब्रेशंस के कारण इसमें आवाज होने लगी। ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये वाइब्रेशंस क्या है, ये सब हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि का संचरण, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ध्वनि चलती कैसे है? ध्वनि ट्रेवल कैसे करती है? मान लीजिए कोयल ने तो गा दिया मीठा मीठा गीत, और अब ये हमारे कानों तक असल में पहुंचती कैसे है? ये हमारी बॉडी तक ये असल में आती कैसे है? यही सब जानेंगे हम ध्वनि के about how sound works and especially how sound travels. Well, let's have a look at some of our exhibits and get the answers to those questions. Okay.
The Children's Museum of Virginia is a place where kids can experience science firsthand. Here they can feel it, touch it, explore it, learn it. Let's first consider how sound is produced. When sounds travel, we actually are hearing how the vibrations affect the air molecules. A way I can demonstrate this is with the slinky. Ben, hold the other end, please. What we perceive as sound is due to the alternate squeezing and stretching of molecules through the air. This we refer to as sound wave. ध्वनि का संचरण होता कैसे है? हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। आपने वो ट्यूनिंग फॉर्क में क्या देखा था? ट्यूनिंग फॉर्क को मैम ने एक जगह पर बजाया और उसमें कंपन प्रोड्यूस हुआ, ध्वनि उसमें कंपन हुआ, और जब उसे बॉल से टकराया गया तो ध्वनि प्रोड्यूस हो गई। तो हम ये जानते हैं या हम ये जान चुके हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, उन वस्तुओं से उत्पन्न होती है जो कंपन करें। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे हम माध्यम कहते हैं। आपकी हवा भी माध्यम हो सकती है, माध्यम कोई भी हो सकता है, जहां से हवा संचरित हो, जहां कहीं से भी हवा संचरित हो उसे हम माध्यम बोलेंगे। और ये माध्यम क्या हो सकता है? ये माध्यम एक ठोस भी हो सकता है, ये माध्यम एक द्रव भी हो सकता है और एक गैस भी हो सकता है। लेकिन साउंड को, हमारी ध्वनि को हमेशा और हमेशा एक ना एक माध्यम जरूर चाहिए। यह वैक्यूम में कभी नहीं चल सकती। इसके लिए भी आगे हम क्रियाकलाप करेंगे। आपकी जो हवा क्या है? आप बोलेंगे मैम ये तो खाली, मेरा दोस्त बोल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये तो खाली, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। आपने बोला माध्यम से ही हो सकती है, तो आपकी हवा भी तो, गैस भी तो एक माध्यम ही है। ठोस, द्रव, गैस सब माध्यम ही तो है, वो उस माध्यम से आती है। लेकिन किसी जगह पर ये हवा भी ना हो, ये गैस भी ना हो, वहां पर कभी भी ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। ये वैक्यूम में नहीं संचरित हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ किसी माध्यम में हो सकती है। ध्वनि का संचरण होता कैसे है? ये क्या करते हैं? ध्वनि, मैंने यहां से बोलना शुरू किया, यहां से ध्वनि आई, अब यहाँ पे जो निकटवर्ती कण थे, जो एडजेसेंट पार्टिकल थे, वो यहां से विस्थापित हो गए, वो अपनी जगह से हट गए और एक बार हटे फिर अपनी जगह पर वापस आए, एक बार हटे फिर अपनी जगह पर वापस आए। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कंपन बोलते हैं। तो ध्वनि का निरंतर कंपन होता रहता है और ये कंपन ऐसे ही कंपन करते करते ये हमारे कानों तक पहुंच जाती है। संचरण ऐसे होता है, यहाँ से ध्वनि निकली, आपके कानों तक सिर्फ ये वाइब्रेशन पहुंचेगी, सिर्फ कंपन पहुंचेगी। जो ये पार्टिकल्स थे ये आपके कानों तक उठकर नहीं पहुंच जाएंगे। इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में कंपन, फिर अगले में कंपन, अगले में कंपन, अगले में कंपन, और यही कंपन आपके कानों तक पहुंचता है। ध्वनि ऐसे संचरित होती है। मान लीजिए यहाँ से इस पार्टिकल को मैंने ध्वनि दी, इसको पार्टिकल को मैंने कंपित किया, तो वो पार्टिकल उठ के नहीं पहुंचेगा, वो अपना कंपन क्या करेगा? वो अपना कंपन अगले पार्टिकल में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ से इस आदमी के मुख से यदि ध्वनि निकली है तो वो इन कणों में चली गई है और ये कण उस कंपन को आगे आगे ट्रांसफर करके इस सामने वाले के कान तक पहुंचा देंगे। ध्वनि ऐसे ही संचरित होती है पूरे संसार में। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विभोक्ष, जो कंपन किससे पैदा होता है? जब कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, जब डिस्टर्ब हो जाते हैं वो, तब वो कंपन करते रहते हैं, अपनी जगह से एक बार हटे फिर वापस आए, फिर हटे फिर वापस आए। इस विभोक्ष की वजह से, इस डिस्टरबेंस की वजह से कंपन होता है और यही कंपन माध्यम से होता हुआ संचरित करने लगता है, ट्रेवल करने लगता है। अब ध्वनि को हम एक तरंग के रूप में भी मान सकते हैं। तरंग क्या होती है? अंग्रेजी में वेव, वेव भी तो बोलते हैं तरंग को, जो ऐसे 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 चलती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम तरंग बोलते हैं। तो तरंग एक विभोक्ष है, तरंग खुद भी तो एक डिस्टरबेंस है। तरंग कहीं से चलती है तो वो डिस्टरबेंस ही तो है, वो उसकी जगह की चीजों को डिस्टर्ब कर देती है। ये देखिए, ये भी एक डिस्टरबेंस है। पहले यहाँ पे ये पानी स्टेबल था, पीछे से एक तरंग आई, ये देखिए ये पीछे से यहाँ से तरंग आ रही है, इसने डिस्टर्ब कर दिया वहां के पानी को, ये भी तो एक डिस्टरबेंस हुआ, ये भी तो एक विभोक्ष है। तो वो क्या करती है? ये विभोक्ष अपने निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देता है, अपने आसपास के जो कण हैं उन्हें भी कंपा देता है, उनमें भी डिस्टरबेंस कर देता है, उन्हें भी गतिमान कर देता है। और फिर ये जो कण थे ये आगे गति
देते हैं, फिर आगे गति देते हैं, आगे गति देते हैं, और ऐसा ही करते करते धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुंच जाती है। आगे चलते हैं, ध्वनि की तरंगों के बारे में हम जानते हैं। ध्वनि की तरंगे कैसी हैं, क्या कहती हैं ध्वनि की तरंगे? ध्वनि की तरंगे, ये सब तो हमने जान लिया कि माध्यम के कणों से, माध्यम से गुजरती हैं और हमें कैसे इन्हें अभिलक्षित करते हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे क्या क्या गुण हैं इसके। हम माध्यम के कणों को देखेंगे, जो माध्यम के कणों के जो गुण हैं, ध्वनि की तरंगों के भी वही गुण होंगे। और क्योंकि इसे एक माध्यम चाहिए तो हम इन्हें यांत्रिक तरंगे बोलते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी, क्योंकि ये बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती। जो बिना माध्यम के ट्रेवल कर सकती हो उन्हें हो सकता है हम नॉन मैकेनिकल वेव कहें या अयांत्रिक तरंगे कहें, लेकिन आपकी जो ये है साउंड है, ध्वनि है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगी? मैकेनिकल वेव होगी, क्योंकि इसे एक मीडियम की जरूरत होती है, एक माध्यम की जरूरत होती है संचरित होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इसी तरंग में ये जो साउंड की वेव थी, इसी में संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न और विरलन आप कहेंगे, एक तरंग में कैसे संपीड़न और विरलन हो सकता है? संपीड़न तो दबाना हुआ, कंप्रेस करना हुआ किसी चीज को, तो तरंग को कंप्रेस करने का, तरंग को संपीड़ित करने का मतलब क्या है? आइए देखते हैं तरंग को संपीड़ित करने का मतलब क्या है। ये देखिए, जब कोई भी कंपमान करती हुई वस्तु, कोई भी वाइब्रेट करती हुई वस्तु आगे की ओर बढ़ती है, वो कंपन आगे 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 कंपन देती जाती है, तो वो आगे वाली वायु को धक्का देती है। जो उसके सामने हवा थी, उसको ट्रेवल करने के लिए अब जगह चाहिए, तो वो हवा को संपीड़ित कर देती है। वो हवा को क्या कर देती है? वो हवा को इस प्रकार से कंप्रेस कर देती है, और क्या हो जाता है? एक उच्च दाब का क्षेत्र, ये इसकी मैं बात कर रही हूं, उसने हवा को यहाँ पे धक्का दिया तो ये उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये उच्च दाब की एक जगह बन गई, हवा इसके नीचे आ गई। ये तरंगों ने हवा को संपीड़ित कर दिया और खुद तरंग ऐसे ऊपर आ गई, तो इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये हमारा कंप्रेशन कहलाता है। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों ही हम देख रहे थे, तो अब ये पैटर्न हमने देखा था एक वेव का, इस प्रकार से चलती है वेव। यहाँ पे संपीड़न हो गया तो अगली बार क्या होगा? विरलन होगा, रेयरफ्रैक्शन होगा अगली बार। ये कंप्रेशन था, कंप्रेशन से तरंगे ऊपर उठ गई तो रेयरफ्रैक्शन से तरंगे नीचे की ओर चली जाएंगी, और यही कार्मा आगे 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 इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है, जब वो पीछे की ओर कपाएगी, उसने आगे की वायु को कपाया था, वो पीछे की वायु में कंपन उत्पन्न कर रही है, तो वो खुद रेयरफ्रैक्शन में आ जाती है। समझ गए आप लोग? वो खुद किस में आ जाती है? रेयरफ्रैक्शन में। अब सवाल ये है कि क्या ध्वनि एक प्रकाश के धब्बे को नृत्य करा सकती है? आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे और आपके सामने प्रकाश है, लाइट का धब्बा है, आपके साउंड से क्या वो धब्बा नाचने लगेगा? इसके लिए भी एक एक्टिविटी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, एक क्रियाकलाप मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप करके देखेंगे और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, एक डिब्बा लिया है आपने टिन का, टिन के डब्बे पर ये गुब्बारा बांध दिया और गुब्बारे पर समतल दर्पण यानी कि एक सिंपल मिरर आपको इसके ऊपर लगा लेना है, और क्या करना है? प्रकाश का स्रोत इस मिरर पर पड़ने दीजिए और यहाँ से बोलना शुरू कीजिए तेज तेज आवाज में। अब आप देखेंगे कि दीवार पर जो धब्बा है प्रकाश का, वो दीवार पर नाचने लगेगा। नहीं मानते आप? तो इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब बच्चों यस है कि हाँ, एक ध्वनि एक प्रकाश के धब्बे को नृत्य करा सकती है। आप इस बात को जब मानेंगे जब आप असल में इसे करके देखेंगे, या फिर इस वीडियो के माध्यम से भी हम इसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं। ये नासा के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, बहुत ही ध्यान से इसे आप देखिए। Frequency doesn't move as much air. ये देखा आपने? यहां से इन्होंने
साउंड प्रोड्यूस की, यहां से इन्होंने क्या किया, हवा प्रोड्यूस की, और आगे चलकर क्या हो रहा है, आगे चलकर कंपन, कंपन की वजह से आपका प्रकाश का धब्बा नाच रहा है। तो उसका जवाब आपको मिल गया, जवाब है हाँ। ध्वनि संचारण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हमारी ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, एक मैकेनिकल वेव है, और इसके संचरण के लिए चाहे ठोस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, और चाहे वो क्या हो, चाहे वो गैस हो, एक ठोस हो, एक द्रव हो, एक गैस हो, कोई ना कोई माध्यम उसको जरूर चाहिए, और ये वैक्यूम में होकर बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विभोक्ष आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। विभोक्ष यानी कि डिस्टरबेंस, कि किसी ध्वनि ने वायु में क्या किया, वायु में या किसी भी माध्यम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो वो आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। वो आपके कानों तक इस प्रकार से वेव के फॉर्म में कंपन करता हुआ पहुंचता है। आगे अब आपको ये प्रूव करना है मुझे कि आपकी ध्वनि वैक्यूम में ट्रेवल कर ही नहीं सकती, वैक्यूम में वो क्या नहीं कर सकती, यात्रा नहीं कर सकती। आपको क्या लेना है, एक बेल जार लेना है, इस प्रकार से कॉर्क लगा देना है, कॉर्क में आप होल कीजिएगा और एक घंटी लगाएंगे, एक इलेक्ट्रिक बेल लगाएंगे। विद्युत घंटी क्या हुई, इलेक्ट्रिक बेल, बिजली से चलने वाली बेल लगाएंगे। बेल को ऑन कीजिए और आप देखेंगे कि आपको बराबर आवाज सुनाई दे रही है यहाँ से। लेकिन जब आप इसमें निर्वात पंप लगा देंगे, जब आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, सारी हवा को वहां से सोख लेंगे, तो आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। और इसका क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम ये निकल जाएगा कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती, उसको कोई ना कोई माध्यम अवश्य चाहिए। ये सवाल है कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, सब मैंने आपको ये बता दिया है, सोचिए। फिर है कि यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो माध्यम से होकर गुजरती है, वैसे नहीं गुजर सकती। क्या चंद्रमा पर माध्यम होता है, यदि चंद्रमा पर माध्यम है तो चंद्रमा पर आप सुन पाएंगे, वरना नहीं। ये यहाँ पर हम भाग 1 को पूरा करते हैं। अगले भाग 2 में हम पढ़ेंगे ध्वनि के लक्षणों का पहला पार्ट, पहला भाग। अभी तक मैंने आपको बताया है कि ध्वनि क्या है और ध्वनि कैसे संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में ही संचरित हो सकती है। इसे हम करेंगे अगले भाग में। अभी के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहिए।